Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the second chapter of second unit of current electricity, and second chapter name is electric measurement. In this chapter we will use the technique or devices to measure the electric effects. That means current oblique potential differences. इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मेजरमेंट करेंगे हम कि मेजर कैसे कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, अननोन रेजिस्टेंसेस को, वेरियस इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स। तो इस चैप्टर को हम प्रोसीड करते हैं। उसमें सबसे पहले जो हम कुछ रूल पढ़ते हैं ताकि हम कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को हम सोल्व कर सकें। तो उसमें हमें कुछ रूल्स हैं और वो रूल क्या कहलाते हैं, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, इसके दो लॉ हैं। ठीक है, वो रूल पढ़ेंगे। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है नोड ओब्लिक जंक्शन, नोड या कह सकते हैं जंक्शन। ये क्या होता है, जहां पे टू और मोर, टू ओब्लिक मोर कंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। ये वो पॉइंट है जहां पे दो या दो से ज्यादा कंडक्टर्स को हम इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें इस चीज को, तो देखा होगा पोल के पास में जो इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं उस पर कनेक्शन लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वायर को आपस में ज्वाइंट कर देते हैं। तो जो ज्वाइंट होता है वहां पे कम से कम दो कंडक्टर होते हैं या उससे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो वो जो पॉइंट है, कनेक्शन है, उसी को हम क्या बोलेंगे, नोड और जंक्शन, जहां पे दो या दो से ज्यादा कंडक्टर इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होते हैं। एक और टर्म्स आती है जिसको हम कहते हैं लूप ओब्लिक मैश। लूप भी कह सकते हैं, मैश भी कह सकते हैं। ये क्लोज्ड सर्किट होती है, क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, किसी भी क्लोज्ड सर्किट को हम क्या कहते हैं, लूप और मैश कहते हैं। जैसे मैं यहाँ कहूं कि ये रेजिस्टेंस था R, यहाँ पे एक दूसरा रेजिस्टेंस था R1, यहाँ पे एक बैटरी थी और ऐसे हमने कनेक्ट कर रखा था। तो ये क्या है, क्लोज्ड सर्किट है। और क्लोज सर्किट को हम क्या कह सकते हैं कि एक लूप है। अगर मैं यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस कर देता यहाँ पे कनेक्टेड, तो इसका मतलब ये भी एक लूप थी। यहाँ पे इनिशियल जहां से स्टार्ट होते थे वहीं पे आके खत्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड लूप और मैश। ये भी एक लूप है कंप्लीट, बड़े वाली। ये छोटे वाली भी एक लूप है। इसका मतलब इसके अंदर तीन लूप है बेसिकली। तो लूप क्या होता है, जो क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट को ही दूसरे नाम में क्या बोला जाता है, लूप और मैश। और नोड या जंक्शन हमने पढ़ लिया था। जैसे मैं ये सिंपल सा एग्जांपल कहूं कि यहाँ पे एक बड़ा वायर आ रहा था जिसमें से 5 एम्पियर करंट था। अब यहाँ पे किसी एक हाउस ने यहाँ से कनेक्शन किया और इस साइड में लेके गया। सपोज करते हैं उसके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट कितना जा रहा था, 2 एम्पियर। एक दूसरा घर हो रहा है, उसने भी यहाँ से ज्वाइंट कर लिया, इधर भी जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है जहां पे दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, जो कंडक्टर्स हैं वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं, तो इस जंक्शन को, इस पॉइंट को ही क्या नाम दिया जाता है, नोड और जंक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट। तो यहाँ पे नोड जंक्शन इस टर्म में हम यूज करेंगे। तो उसका बेसिक हमने समझा इस लॉ को पढ़ने से पहले कि नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, लूप या मैश किसको कहते हैं। तो ये बेसिक टर्म्स थी इसकी। अब आगे इस चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं। एक किरचॉफ रूल या किरचॉफ लॉ क्या कहते हैं देखते हैं। इसमें दो लॉ हैं किरचॉफ ने जो हमें बताए कॉम्प्लिकेशन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सोल्व करने के लिए। तो पहला रूल पढ़ रहे हैं उसमें से, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल इसको बोलते हैं किरचॉफ का पहला रूल, फर्स्ट रूल। क्या दूसरी टर्म्स में हम कहें तो इसी का दूसरा जो नाम होता है वो होता है किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स करंट या करंट रूल।
तो किरचॉफ ने यहाँ पे फर्स्ट लॉ जो था वो करंट के ऊपर बेस दिया, इसलिए इसके किरचॉफ फर्स्ट रूल भी कह सकते हैं, किरचॉफ से करंट लॉ भी कह सकते हैं। अब ये कहता क्या है वो देखते हैं। कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट at a junction is always zero, कहता है कि एल्जेब्रिक जो सम होगा, एल्जेब्रिक मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं विद प्रॉपर साइन, कहता है कि वहां पे साइन के साथ में अगर हम किसी इलेक्ट्रिक करंट को एक जंक्शन के ऊपर देखेंगे, सम करेंगे, तो वो हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा, जिसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में लिख सकते हैं समीशन ऑफ करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एल्जेब्रिक है तो साइन कैसे मेजर करेंगे। सपोज करते हैं हम खुद जंक्शन है, तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स या पहले भी डिस्कस किया था साइन कन्वेंशन में, हमारे पास कोई चीज आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव है, और हमारे से कोई चीज जा रही है तो इसका मतलब वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे भी हम साइन कन्वेंशन देखें, साइन कन्वेंशन, तो जंक्शन को हम खुद मान लेते हैं, तो साइन कन्वेंशन इनकमिंग करंट होगा, जो जंक्शन पे आ रहा होगा करंट कहीं से भी, इनकमिंग करंट, उसको हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, और जो आउटगोइंग करंट होगा उसको हमें क्या लेना है, नेगेटिव। आउटगोइंग करंट जो होगा इज इक्वल टू नेगेटिव, और आउटगोइंग करंट को आपको क्या करना है, नेगेटिव मानना है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं यहां पे एक जंक्शन है, यहां से करंट आया I1, यहां पे एक करंट चला गया I2, यहां से एक करंट आया I3, यहां पे एक करंट चला गया I4। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या किरचॉफ्स करंट लॉ, बताओ क्या हो सकता है यहाँ पे। तो हम क्या कहेंगे, इस जंक्शन पे हम खुद मान लें तो ये करंट आ रहा है जंक्शन पे, तो इसको क्या मान लेंगे, पॉजिटिव। ये करंट भी आ रहा है, इसको पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, I1 पॉजिटिव है, वैसे भी I2 इससे जा रहा था तो जाएगा तो उसको नेगेटिव। यहाँ पे आ रहा है, फिर कितना हो गया I3, यहां से फिर जा रहा है, कितना होगा, -I4, और इन सभी का एल्जेब्रिक जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। यही रूल था। कहीं पे भी हमें ये कहते कि 5 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर 2 एम्पियर करंट चला गया है, तो हमारे पास में ऑप्शन क्या बचेगा कि 3 एम्पियर करंट को भी जाना पड़ेगा वहां से। जैसे एक जंक्शन है, इस पे 5 एम्पियर करंट आया, इधर से आपने कहा कि सर 1 एम्पियर करंट चला गया, यहाँ पे दूसरा जो वायर होगा उसमें ऑब्वियसली इस रूल को ओबे करने के लिए आपको 4 एम्पियर करंट आंसर है कि 4 एम्पियर करंट भी इससे आउटर जाएगा। यहाँ पे हम बेसिकली कह सकते हैं जितना टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, क्योंकि जंक्शन के ऊपर कोई करंट स्टे नहीं कर सकता। जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट उस जंक्शन से जा रहा है। जंक्शन जो है वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल बेसिकली हम मानते हैं। तो इस जंक्शन पे कोई करंट स्टे नहीं कर सकता, ठहर नहीं सकता। 5 एम्पियर आ रहा है, 5 ही जाएगा, तो यहाँ पे 1 चला गया तो 4 दूसरे पाथ से जाएगा। इसलिए हम कहते हैं टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट इन किरचॉफ से करंट लॉ। तो ये किरचॉफ का फर्स्ट करंट लॉ था, फर्स्ट लॉ भी कह सकते हैं, किरचॉफ से करंट लॉ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। देखते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है। ये बहुत सिंपल है। ये किस लॉ पे बेस्ड हो सकता है, अगर हम बेसिक लॉ पे जाएं जो कंजर्व रहते हैं उनमें से किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, कौन से लॉ पे बेस्ड था, तो यहाँ पे कहेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज जा रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, एल्जेब्रिक था वो भी, यहाँ पे भी एल्जेब्रिक था। तो जितना आ रहा था चार्ज उतना ही जा रहा था, इसका मतलब ये कौन से लॉ पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा पढ़ते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। ऑब्लिक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ।
वो करंट था, ये क्या है, वोल्टेज के बारे में बताएगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पे अगर देखें तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, यहाँ पे पहले डेफिनेशन, इन ए क्लोज्ड सर्किट या लूप ओब्लिक मैश, कहता है कि सबसे पहले यहाँ पे एक लूप होगा या क्लोज्ड सर्किट होगा। इन ए क्लोज सर्किट द एल्जेब्रिक सम of potential difference is always zero। आपकी बार करंट नहीं लेना सेकंड लॉ में, किसके ऊपर बेस्ड है, वोल्टेज के ऊपर। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो भी हम पोटेंशियल का डिफरेंस लेंगे, लेकिन कैसी लूप, कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, ओपन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज्ड के लिए। क्लोज्ड होना जरूरी है किसी भी लूप में। तो उसमें जितना भी हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, उन सभी का एल्जेब्रिक सम जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। देखते हैं यहाँ पे, इसको हम लिख भी सकते हैं, समेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो। जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा या वोल्टेज गेन होगा, उन सभी का सम किसी भी क्लोज सर्किट में कितना आएगा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, वो जीरो होगा। ये लॉ किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल जो था बेसिकली वो वर्क डन था। पोटेंशियल अगर हम पढ़ें तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज था। एक कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लेके आने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन था, तो इसका मतलब वर्क डन मतलब एनर्जी। तो इसका मतलब पोटेंशियल जो है वो एनर्जी को मेजर करने का पैरामीटर, मैथमेटिकल टूल्स है। तो इसका मतलब ये किसके ऊपर बेस्ड है कि हम कहीं पे भी किसी क्लोज्ड पाथ में जा रहे हैं, तो जितना भी आपने वर्क डन किया होगा, फाइनल और इनिशियल स्टेट सेम होगी क्लोज में। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। पिछला किस पे बेस्ड था, चार्ज के ऊपर। वहां पे करंट की बात थी तो चार्ज था, यहाँ पे पोटेंशियल की बात आ रही है, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इसका मतलब वो किस पे बेस्ड है, एनर्जी पे। यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं साइन कन्वेंशन क्या कहते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। साइन कन्वेंशन फर्स्ट क्या कहता है, यहाँ पे पहला साइन कन्वेंशन कहता है कि इफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लूप ट्रैवर्स्ड, लूप ट्रैवर्स्ड कहता है कि अगर करंट उसी डायरेक्शन में है जिसमें हम लूप में मूव कर रहे हैं, लूप में ट्रैवर्स कर रहे हैं, देन प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ये ओम्स लॉ के लिए क्या था, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू क्या था, आई आर। तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसको हमें पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, अगर करंट और लूप दोनों सेम डायरेक्शन में है। इफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ लूप ट्रैवर्स्ड, then the product of current and resistance is taken positive and vice versa। अगर लूप में जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो उसके अक्रॉस जो प्रोडक्ट होगा करंट का और रेजिस्टेंस का, वो हमें पॉजिटिव लेना है। और अगर लूप में जो करंट जा रहा है और जो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। सेकंड का साइन कन्वेंशन क्या कहता है यहाँ पे, इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कम्स फर्स्ट, ऑफ बैटरी कम फर्स्ट, देन टेक इज। ध्यान से सुनेंगे, इसमें काफी कंफ्यूजन है, कई बुक में भी है ये डिफरेंट
है रिजल्ट सेम आएगा, बट वहां पे स्लाइड सा डिफरेंस है। अगर किसी बैटरी के टर्मिनल को नेगेटिव को हम पहले पहुंच रहे, लूप में घूमेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल आ गया पहले, तो उसको नेगेटिव मान सकते हो, लेकिन वो नेगेटिव जो होगा वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा। जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखते आ रहे हो, उस नेगेटिव टर्मिनल को आप पॉजिटिव भी लिख सकते हो, लेकिन कब? इक्वल टू के बाद में। तो एक बुक में लिखा हुआ है कि इक्वल टू से पहले लिखा हुआ है कि नेगेटिव आया तो नेगेटिव ही लो उसे, लेकिन इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड में रखो। उसी को नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो उसको पॉजिटिव लिख रखा है कुछ बुक में, बट वो इक्वल टू के साइन के बाद में लिख रखा है, तो इसका मतलब तो सेम ही हो गया। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल अगर पहले आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कम्स फर्स्ट, देन टेक इट नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन अभी एक एग्जांपल से इसका हम कंफ्यूजन दूर करेंगे, ध्यान से देखेंगे इस चीज को। क्लियर हुआ पॉइंट? तो यहाँ पे ये साइन कन्वेंशन थे। क्लियर हुआ? अब देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं इसका, क्या कहता है एग्जांपल हमें। ये साइन कन्वेंशंस ध्यान रखेंगे इसका। ये किस लॉ के ऊपर बेस्ड था? 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। देखते हैं न्यूमेरिकल, मैंने एक एग्जांपल लिया है रफली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के ऊपर। तो यहाँ पे 2 बैटरी हैं, एक 3 वोल्ट की है, एक 6 वोल्ट की है। इसके साथ एक रेजिस्टेंस है 3 ओम, इसके साथ रेजिस्टेंस है 1 ओम, और यहाँ पे बीच में इन दोनों के कनेक्टेड है 2 ओम का रेजिस्टेंस। आपसे पूछ रख सकता है कि तीनों ब्रांचेस में करंट बताओ, इस ब्रांच में कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा। ठीक है, या 3 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना होगा, या 2 ओम के थ्रू कितना होगा, या 1 ओम के थ्रू कितना होगा। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होगी, क्योंकि अगर सिंगल बैटरी होती तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करके इजीली कर लेते, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ है वो मोर देन 1 है, तो इसलिए हम किरचॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे इसमें। और किरचॉफ्स रूल अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको लूप के नाम देने हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट दे देता हूँ ए, ये पॉइंट यहाँ पे भी जंक्शन है बी, सी, डी, ई एंड एफ। ये क्यों नाम दिया है हमने? क्योंकि हम लूप आगे देखेंगे, क्योंकि क्लोज लूप चाहिए हमें। सपोज करते हैं इस बैटरी से करंट चला होगा, तो इस बैटरी से करंट चला तो मैंने मान लिया पॉजिटिव से करंट जो चला इधर से वो I1 चला, I1 इधर जाएगा, इसके सामने एक ही बात था, यहाँ पे गया। इस बैटरी से भी करंट चला होगा तो यहाँ से पॉजिटिव मान लेते हैं, कितना करंट चला होगा I2। यहाँ पे ये भी आया होगा इधर से। अब किरचॉफ फर्स्ट रूल अगर देखें तो इधर से I1 है, इधर से I1 है, इधर से I2 है, तो थर्ड टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? टोटल आउटगोइंग करंट। तो दोनों यहाँ पे जंक्शन पे इनकमिंग है, तो दोनों का एडिशन होके ये क्या होगा? आउटवर्ड। तो यहाँ पे सेंटर ब्रांच में कितना करंट जाएगा? जो दोनों बैटरी से मिलके चला। अगर हमारी डायरेक्शन ठीक होंगी करंट की, तो हमारा जो करंट की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट विल बिकम्स नेगेटिव। इसका मतलब डायरेक्शन हमने गलत ले ली होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I1 प्लस में I2, यहाँ पे इस जंक्शन पे I1 प्लस I2 करंट जा रहा है, लेकिन बैटरी की कंसंट्रेशन सेम रहेगी, बैलेंस रहेगी, तो यहाँ पे वापस करंट इधर से कितना है? क्योंकि इधर से तो I1 प्लस I2 आ रहा है, सेम पाथ था। इधर जो करंट जाएगा वो वापस कितना जाएगा? I2, और इधर से कितना करंट जाएगा? I1। इसका मतलब बैलेंस्ड हो गया सारा का सारा। अब मैं लूप ले रहा हूं, टेकिंग लूप, क्लोज लूप, क्लोज लूप A B E, A B E F एंड A। ये हमने क्लोज लूप माने, क्योंकि किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, करंट रूल तो हम लगा चुके हैं, इसलिए अब दोबारा करंट रूल की जरूरत नहीं होगी। अदरवाइज आप यहाँ पे मानते I3 तो एक वेरिएबल बढ़ जाता। यहाँ पे किरचॉफ करंट रूल से हमारे पास में 2 ही वेरिएबल है, तो हमें इनको सोल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए? 2 ही इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, और वी कैन इजिली सोल्व इट। एक क्लोज लूप लिया A B E F A, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। A से चलना स्टार्ट किया हमने, तो A से चलना स्टार्ट किया तो कितना होगा? A से B तक तो करंट जो था वो I1 ही है, लेकिन कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कोई होगा ही नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो इसका मतलब B तक भी उतना ही था सेम। B से हम जब E तक जाते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है और करंट भी, इसका मतलब V इक्वल टू IR, करंट एट रेजिस्टेंस, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप जरूर हुआ होगा। तो B से E तक जा रहे हैं हम,
अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ लूप। तो बी से ई तक जा रहे तो करंट भी किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब जो प्रोडक्ट आएगा वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का, वो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जब देख रहे हैं तो कितना लेंगे, प्लस रेजिस्टेंस कितना था, 2 ओम का था, यहाँ पे ये 1 ओम है और ये 3 ओम था। करंट कितना है इसमें, I1 प्लस में I2। यहां तक हो गया। इसका मतलब बी और ई पॉइंट के बीच में वोल्टेज का ड्रॉप है वो कितना है, I इंटू में R। आगे चलते हैं ई से एफ तक, कोई रेजिस्टेंस नहीं था, वोल्टेज का डिफरेंस कितना आएगा, I करंट I1 इंटू में रेजिस्टेंस 0, तो कितना आएगा 0, 0 लिखते नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई नहीं था। फिर यहाँ पे जा रहे तो इस ब्रांच में कितना करंट होगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू, सेम जो बैटरी पे जा रहा होगा कितना है I1, तो यहाँ पे भी करंट सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो कितना होगा, प्लस में 3 इंटू में I1। यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पहले आया है, बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया पहले, नेगेटिव, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव ही लिखेंगे जब हम क्लोज लूप में चल रहे हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, -3 इज इक्वल टू 0, यानी कि कुछ वोल्टेज का लॉस भी हुआ है और यहाँ पे वोल्टेज का गेन भी हुआ है। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप इज ऑलवेज इक्वल टू वोल्टेज गेन इन ए क्लोज सर्किट। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं तो इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में नेगेटिव आया तो पहले नेगेटिव लिख दिया, अदरवाइज नेगेटिव पहले आता तो आप उसको पॉजिटिव भी लिख सकते हो, बट इसको इक्वल टू के दूसरी साइड में लिखना था। ये नेगेटिव इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो सभी बुक में सेम रिजल्ट है, कोई भी वहां पे गलती नहीं है, बस एक ने इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग बता दिया, एक ने इक्वल टू के राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। उसने कहा कि नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव मानो, लेकिन उस पॉजिटिव को किधर लिखो, राइट हैंड साइड में, तो ये -3 इधर जाएगा पॉजिटिव। एक ने कहा माइनस आ रहा है तो इसको माइनस ही लिखो, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड, दोनों ही ठीक है, वहां पे ये रिजल्ट होगा। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, 2I1 और ये 3I1 कितना हो गया, 5I1 प्लस में 2I2 इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल है, ध्यान रखना, I1 I2, और इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए इसको, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन। तो दूसरी लूप भी मैं ले लेता हूँ दूसरी बैटरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया टेकिंग लूप क्लोज लूप। अब यहाँ पे भी चलना स्टार्ट कर देते हैं। क्लोज लूप कौन सी है, लूप की डायरेक्शन लिखनी होगी, बी से सी तक चले, डी ई एंड पी, बी से चले सी पे, सी से डी, डी से ई, ई से वापस बी, ये भी एक क्लोज लूप होगी। आप बड़ी भी ले सकते थे लेकिन उससे हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं, उससे भी रिजल्ट आएगा, बट वहां पे सेंटर का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। तो बी से सी तक जाते हैं, कोई नहीं था ड्रॉप, तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे कौन सा आया, पहले पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस में 6 वोल्ट, क्योंकि खुद में पोटेंशियल डिफरेंस है। इसके अक्रॉस हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर, कितना करंट गया, कितना रेजिस्टेंस था। यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, खुद बता रहा है इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, 6 वोल्ट का। तो लेफ्ट हैंड साइड में रखा, कितना आएगा, पॉजिटिव पहले आया, पॉजिटिव लिख दिया। अब C से D की तरफ जा रहे थे आप, तो C से D की तरफ, और करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, कितना जा रहा था, I2, तो यहाँ पे इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस, कितना है रेजिस्टेंस 1, और कितना करंट था, I2, तो 1 इंटू में I2 कितना बचेगा, I2 ही। डायरेक्शन करंट और जो हम लूप में जा रहे थे वो अपोजिट थी, इसलिए नेगेटिव। B से E तक जा रहे हैं, फिर कोई ड्रॉप नहीं है, 0। E से वापस B तक जा रहे हैं, अब की बार हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा वहां पे, नेगेटिव। तो नेगेटिव कितना होगा, कितना करंट था और कितना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 2, और कितना करंट था इसमें, I1 प्लस में I2, और वापस B पॉइंट पे पहुंच गए। वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ, सेम पॉइंट पे, क्योंकि पोटेंशियल इज ए स्टेट फंक्शन, यहां से स्टार्ट किया था, यहाँ पे ही पहुंच गए, तो चेंज कितना है पोटेंशियल डिफरेंस में, 0। यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, 6 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस I2, ये माइनस 2I1, माइनस में 2I2, और इज इक्वल टू -6। माइनस कॉमन ले लेते सभी में, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ये ट्वाइस ऑफ I1 माइनस में 3I2 इज इक्वल टू 6, प्लस में 6, क्योंकि माइनस इधर कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट कर दिया। दैट विल बी द इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल हैं, आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से जानते हो इन इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाए।
तो यहां से देखें तो I1 के साथ में कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 5। तो मैं कह रहा हूं सिंपल टर्म्स में फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 5 से। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से किया 10I1, 2 से करेंगे प्लस 4I2, 2 से करेंगे इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन को 5 से करेंगे 10I1, 5 से करेंगे प्लस में 15I2, 5 से करेंगे 30। और अब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके साइन कैसे हो जाएंगे चेंज्ड। यहाँ से 10I1 से 10I1 कैंसिल आउट, यहाँ पे 4 और -15 -11I2 और यहाँ से देखेंगे तो -24, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट। सो I2 इज इक्वल टू 24/11। कितना आ गया यहाँ से 2 है, 2 बचा 0.1। इसका मतलब जो I2 करंट था इस 6 वोल्ट की बैटरी से जो करंट जा रहा था वो करंट कितना है 2.18 एम्पियर करंट है, यहां से इतना। अब I2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में चाहे आप फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, वहां से क्या पता चल जाएगा I1। देखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 5I1 प्लस में 2I2, I2 की वैल्यू यहीं पे 24/11 और इज इक्वल टू 3। यहां से करेंगे तो 5I1 इज इक्वल टू 3 माइनस में 24 टू 48/11, 33 माइनस में 48/11। तो यहां से करेंगे -16/11। ये 5I1 आया और I1 की वैल्यू कितनी आएगी डिवाइड में -16/55 एम्पियर। ये 0 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव का मतलब है कि 3 वोल्ट बैटरी से करंट जो हमने डायरेक्शन ली है पॉजिटिव से आउटवर्ड डायरेक्शन में, करंट उस डायरेक्शन में नहीं है, इससे अपोजिट है। नेगेटिव का मतलब इससे अपोजिट, करंट जो है वो हमने रॉन्ग डायरेक्शन ले ली, इसमें करंट है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। बस ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब 3 वोल्ट की बैटरी जो है उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट आ रहा है, इसका मतलब ये चार्ज हो रही है और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रहा है बाहर, तो इसका मतलब ये डिस्चार्जिंग का केस है। तो इस तरीके से आप साइन कन्वेंशन यूज करेंगे और सिंपल मैथमेटिक्स। किरचॉफ ने सिर्फ आपको इक्वेशंस बनानी बताई, बाकी जो है मैथमेटिक्स का पार्ट आप किसी भी तरीके से इक्वेशन सोल्व करो, हमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। थैंक यू।